जैसा कि आज हम लोग नए वीडियो पे बात करेंगे। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ, जैसा कि अभी तक जो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है वो बात कंफर्म नहीं हो पाई। शुरुआत में जो आनुवांशिक पदार्थों यानी आनुवांशिक लक्षणों का जो वाहक होता है, स्टार्टिंग में यही बताया गया, यही पता था सभी को कि गुणसूत्र ही आनुवांशिक पदार्थों का वाहक है। तो जो गुणसूत्र बना होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, यानी कि जो क्रोमोसोम है ये गुणसूत्र क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम बना किसका है? न्यूक्लियोप्रोटीन का। ये बात न्यूक्लियोप्रोटीन का, तो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना है ये। तो इसका मतलब इसमें दो पार्ट हो गए। एक तो हो गया इसका न्यूक्लिक एसिड हो गया, और दूसरा पार्ट हो गया इसका प्रोटीन। ये तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 40% और जो प्रोटीन होता है आपका 60% होता है इस क्रोमोसोम में। अब इसी बात को लेकर के विवाद हुआ। विवाद होने का मतलब ये है कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, और यही जो है आनुवांशिक पदार्थों का वाहक है, यानी माता पिता के जो गुण हैं वो ये क्रोमोसोम ही लेके जाता है यहाँ पर। तो अब इसमें होगा क्या कि बात इस पर आई कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है या फिर प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है। दोनों में से कोई एक होगा जो पेरेंट्स के गुणों को संतानों में लेके जाता है। तो इसी बात को सिद्ध करने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, कई सारे प्रयोग हुए। तो उस प्रयोग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्रमाणित एक्सपेरिमेंट था वो था हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। इसके पहले ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, फिर उसके बाद उसी से संबंधित मैकार्टी, एवरी, मैकयार्ड का एक्सपेरिमेंट था। तो फिर भी कई वैज्ञानिकों ने इनकी बात को, इनके प्रमाण को थोड़ा सा स्वीकार करने में असहज महसूस कर रहे थे, यानी कि थोड़ा सा कोई और नया एक्सपेरिमेंट हो जाए तब उस पर कुछ बात बन जाए। तो उसके बाद लास्ट में ये देखिए यहाँ पे 1950 और 52, 1950 और 52 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और वैसे भी आपको साइंटिस्ट का नाम कंफर्म होना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो ईस्वी है, सन है, विशेष मायने नहीं रखेगा। फिलहाल अगर बताया जाता है जानकारी तो आप करते रहिए। तो इसमें हुआ क्या, अब जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ, न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन, इस बात का सिद्धिकरण होना है। तो हर्शे और चेस ने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? तो हर्शे और चेस ने किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया, ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज एक क्या होता है? ये होता है आपका वायरस होता है। नाम भले ही बैक्टीरिया लग रहा हो, बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरियोफेज का मतलब ये हुआ फैगोसाइट होता है, यानी ये बैक्टीरिया का भक्षण करने वाला वायरस है। यानी कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो अब ये बैक्टीरियोफेज इन्होंने लिया, जिसे हम लोग T2 फेज भी कहते हैं, T2 फेज ऐसे। और दूसरा इन्होंने लिया था ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिए थे, यानी कि बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई अपने एक्सपेरिमेंट में सम्मिलित किए। अब इन्होंने किया क्या इसमें? अब जैसे यहाँ पर ध्यान देना है हम लोगों को। अब जैसे हम लोग तो पता ही चल गया है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए ही है, तो हम डायरेक्टली आपको डीएनए ही बोलेंगे इसमें कि भाई डीएनए या जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे, जबकि सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बात तो ये हमें करना है कि अभी सिद्ध ही नहीं हुआ है।
लेकिन हम लोग जानते हैं, लेकिन ये चीज़ कैसे हुआ इस चीज़ को हमें सीखना है, इसलिए ये बातें हो रही यहाँ पर। हम लोग सीखेंगे इसको, ये चीज़ कैसे हुआ था यहाँ पर। तो अब ये देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि जैसे जो बैक्टीरियोफेज होता है आपका जीवाणुभोजी, ये जो जीवाणुभोजी होता है बैक्टीरियोफेज, इसका जो शरीर है यानी जो बॉडी है इसकी, वो बनी है किसकी, हम कहेंगे कि वो बनी होती है प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल होता है इसके शरीर में, जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन कोट, अगर ये नॉर्मल स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का है, ऐसे बनाएंगे हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का, तो इसमें ये वाला पार्ट जो है ये जेनेटिक मटेरियल है यानी आनुवांशिक पदार्थ है ये, और ये जो बना हुआ है कैप्सिड, ये चीज आपका प्रोटीन कोट है, मतलब इसका पूरा शरीर। यानी इस जेनेटिक मटेरियल, अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे डीएनए ही लिखेंगे, इस जेनेटिक मटेरियल को छोड़ करके इसका पूरा शरीर जो होता है वो आपका प्रोटीन कोट होता है। अब इस प्रोटीन में और जेनेटिक मटेरियल डीएनए में डिफरेंसेस होते हैं। अब वो डिफरेंस क्या है, अगर हम लोग जेनेटिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बताएं, यहाँ पे जेनेटिक्स में क्या होता है कि डीएनए में फास्फोरिक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड यानी अम्ल, तो यहाँ पर इसके पास क्या होता है, डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है। जबकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता है, इसके पास जैसे प्रोटीन किससे मिलकर के बना था भाई, अमीनो एसिड से बना होता है। अमीनो एसिड में मेथियोनीन, जैसे मेथियोनीन हो गया, सिस्टीन हो गया, इसमें क्या होता है, सल्फर पाया जाता है। यानी कि बात ये कंफर्म हमें करनी थी कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन में फास्फोरस नहीं है, और जो आपका डीएनए है उसमें सल्फर नहीं है। तो ये दोनों का मेन डिफरेंस है, याद रखना है हमें। इस बात को हम लोग यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास प्रोटीन होता है, प्रोटीन के पास क्या होगा, सल्फर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, सल्फर पाया जाता है। और जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल वो आपका डीएनए, उसमें क्या होगा, फास्फोरस पाया जाता है। ये दोनों के मेन डिफरेंस हैं। अब इन्होंने क्या किया, यानी हर्शे और चेस ने, इन्होंने क्या किया था कि अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने दो माध्यम बनाया, दो कल्चर मीडियम लिया। अब दो कल्चर मीडियम लेने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने एक सल्फर का आइसोटॉप लिया और एक फास्फोरस का आइसोटॉप लिया। यानी कि हम ये कहते हैं एक सल्फर का कल्चर मीडियम बनाए और एक फास्फोरस का बना लिया, मतलब रेडियो एक्टिव। अब बात आती है रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने ही समान अन्य पदार्थों की तुलना में थोड़ा से हाइलाइटर होते हैं। हाइलाइटर का मतलब कुछ अलग दिखते हैं वो, जैसे सल्फर के समस्थानिक हों, फास्फोरस के समस्थानिक हों। तो उसमें क्या होता है कि ये जो सल्फर इन्होंने सल्फर का जो आइसोटॉप यूज किया था वो 35 का, और फास्फोरस का 32 आइसोटॉप यूज किए थे। तो यानी अब ये दोनों कैसे थे, दोनों ही रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव हैं। मतलब ये हुआ कुछ इनमें अलग, यानी कि ये थोड़ा सा चमकीले पदार्थ हैं, कहने का मतलब ये हुआ ये कुछ चमकीले होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इस पात्र में, इस बर्तन में, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये जो सल्फर है, सल्फर का विलयन इसमें था, सल्फर 35 का इसमें डाल दिए, और इसमें किसका था भाई, फास्फोरस 32 का इसमें था। अब इसमें इन्होंने क्या किया, ये बैक्टीरियोफेज ला करके इसमें डाल दिए, बैक्टीरियोफेज, कई सारी बैक्टीरियोफेज डाल दिए इसमें, ये बैक्टीरियोफेज इसमें, ये बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना, इसमें, और इसमें भी बैक्टीरियोफेज डाल दिए, इसमें भी बैक्टीरियोफेज, ऐसे कई सारे बैक्टीरियोफेज डाल दिए इसमें। तो अब इसमें क्या होगा, ध्यान ये रखना है, ये बात रखना है, प्रोटीन
जो होती है, यानी कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसका बना होता है, वो न्यूक्लियोप्रोटीन था भाई। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए जो है वो उसमें क्या पाया जाएगा, फास्फोरस, और जो प्रोटीन है उसमें क्या पाया जाएगा, सल्फर पाया जाएगा। यानी कि जो बैक्टीरियोफेज अगर ये था, अभी हम लोग पहले बात किए थे, ये पूरा शरीर है उसका, तो ये जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा, फास्फोरस होगा, और इसके चारों ओर ये जो पूरा शरीर है इसमें क्या होगा भाई, इसमें जो होगा वो आपका सल्फर होगा। तो अब इसमें क्या हुआ, जो सल्फर का माध्यम था, कल्चर मीडियम था, उसमें जब बैक्टीरियोफेज डाले तो सल्फर कौन एब्जॉर्ब करेगा, उसका प्रोटीन कोट एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि ये जो प्रोटीन कोट है ये रेडियो एक्टिव हो गया, बट इसके डीएनए में यानी जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस। तो फास्फोरस क्या करेगा, मतलब जो जिसका जेनेटिक मटेरियल है ये फास्फोरस को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी इसका जो प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट यानी प्रोटीन पर सल्फर होता है, तो प्रोटीन कोट ने क्या किया, उस मीडियम से जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए अपने माध्यम से सल्फर को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि ये सल्फर रेडियो एक्टिव हो गया। अब ये जो संख्या बढ़ा करके, अपनी संख्या बढ़ा करके यहाँ पर बाहर आई, इनको बाहर निकाला गया, तो इनका जो प्रोटीन कोट है यानी कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये आनुवांशिक पदार्थ, इसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन जो इसकी ये प्रोटीन कोट है, आउटर मेम्ब्रेन जो है, ये बाहर वाली झिल्ली जो है, ये क्या हो गई, रेडियो एक्टिव हो गई, यानी कि ये आपका सल्फर रेडियो एक्टिव हो गया, यानी प्रोटीन कोट जो है इसका। अब इसमें सेम प्रोसेस इसमें हुआ, इसमें माध्यम में क्या है, फास्फोरस है, तो फास्फोरस कौन ग्रहण करेगा, जिसके पास फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस किसके पास था, जेनेटिक मटेरियल के पास। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसमें बैक्टीरियोफेज था उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा हो गया, यानी कि ये अब ऐसे आपका बैक्टीरियोफेज, ये अब इसका जेनेटिक मटेरियल, ये इसकी बॉडी पूरी होल बॉडी। तो अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका डीएनए जो है ये क्या हो गया, फास्फोरस का रेडियो एक्टिव हो गया, फास्फोरस का, यानी कि इसके जेनेटिक मटेरियल में फास्फोरस हो गया, वो भी चमकीला रंगीन जेनेटिक मटेरियल बन गया, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला गया था, इसलिए चमकीला हो गया, ये थोड़ा सा अलग दिखने लगा। इसकी तुलना में जैसे पहले था उसकी तुलना में ये अलग हो गया, और इसका प्रोटीन कोड जैसे पहले सामान्य बैक्टीरियोफेज था उसमें भी सामान्य के अलावा ये कुछ इसका जो प्रोटीन कोड है वो चमकीला हो गया, अलग दिखने लगा। इसमें प्रोटीन कोड और इसमें डीएनए। अब इन्होंने क्या किया, हर्शे और चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस रेडियोएक्टिव बैक्टीरियोफेज को एक सामान्य इकोलाई बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करवाए, मतलब इस पर आक्रमण करवाए, तो वही उसी से हमें यह कंफर्म होगा कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, प्रोटीन है या फिर उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। आइए उसको देखेंगे हम लोग कैसे क्या होता है। यहाँ पर ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आइए थोड़ा से, जैसे कि हमने कल्चर मीडियम से तैयार कर लिए, कल्चर मीडियम से हमें क्या मिल गया भाई, कल्चर मीडियम से हमें एक मिला रेडियो एक्टिव सल्फर 35 का बैक्टीरियोफेज, ये वाला, ये बैक्टीरियोफेज मिला ऐसे, ठीक है। अब इसमें जेनेटिक मटेरियल यानी इसका सल्फर किसमें पाया जाएगा, प्रोटीन कोट में मिलेगा ये। और दूसरा रेडियो एक्टिव कैसा मिला आपको, रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 का मिला, इसके बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज है ऐसे नॉर्मली बैक्टीरियोफेज। तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही अभी एब्जॉर्ब किया था यहाँ पे फास्फोरस को, और यहाँ पर इसका प्रोटीन कोट एब्जॉर्ब किया था। अब इन्होंने क्या किया, एक नॉर्मल बैक्टीरिया, ठीक है ना, एक नॉर्मल सामान्य बैक्टीरिया ली, सामान्य जीवाणु। अब सामान्य जीवाणु पर ये लाए, ऐसे ही मान लीजिए जीवाणु है और यहाँ पर ये जीवाणु है। अब इसमें क्या हुआ,
अब जीवाणु के अंदर जो है जब इन्फेक्शन, तो इसको बोलेंगे पहला स्टेप है, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन, ठीक है ना। इन्फेक्शन यानी संक्रमण अवस्था बोल दें या इन्फेक्शन, नॉर्मली आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, अपने आप को समझ में भी आएगा। तो इन्फेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये जो है इसके शरीर से, बैक्टीरिया के शरीर से टच करेगा, ये अपना यानी जो बैक्टीरियोफेज है वो अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर रिलीज कर दिया और ये अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज कर दिया, ऐसे दोनों। तो अब दूसरी प्रोसेस में क्या होगा यहाँ पर कि जब दोनों यानी कि लाइटिक साइकिल अगर आप लोग जानते होंगे तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के शरीर में अपनी संख्या को ग्रो कर लेते हैं, ठीक है ना। लाइटिक साइकिल में उसी को ट्रांसडक्शन प्रोसेस भी बोला जाता है कि अपनी संख्या का या रेप्लिकेशन पावर आके बढ़ा लेते हैं, संख्या बढ़ा लें। तो इसमें क्या हुआ, दूसरी प्रोसेस में क्या आएगा यहाँ पर, तो हम ये कहें कि एक आती है ब्लेंडिंग की प्रोसेस। तो ब्लेंडिंग क्या होता है उसका ब्लेंडिंग का मतलब ये हुआ, दूसरे में आता है ब्लेंडिंग, नोट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर ब्लेंडिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो यहाँ पर यहीं पर बनाए हम कि जब इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर चला आया तो ये एक बैक्टीरियोफेज, हमने कहा कि ये खाली छूट गया, मतलब अब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यहाँ पर भी वही हाल ऐसे, तो इसके अंदर अब जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि उसका डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ, उसमें अब ब्लेंडिंग की प्रोसेस में ऐसा होगा कि इस बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन कोट है ये बाहर अलग कर दिया गया। मतलब ब्लेंडिंग का मतलब है कि प्रोटीन कोट जो बैक्टीरिया के शरीर से चिपका था वो उसको अलग करना, वो है ब्लेंडिंग। तो थर्ड स्टेप में, दूसरा स्टेप यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन इसका मतलब होता है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर यहाँ पर एक हम टेस्ट ट्यूब लें, थोड़ी सी ऐसे टेस्ट ट्यूब, ठीक है, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब एक परख नली है। अब इसमें क्या होगा, इस पूरे सिस्टम को, यानी कि ये वाला सिस्टम नहीं, इसको नहीं, अब जैसे ये वाला था तो इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें आ गया, तो ये जो है प्रोटीन कोड बचा, यानी यहाँ पर केवल प्रोटीन कोड बच गया। यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल चलाया तो इसका भी प्रोटीन कोड बच गया, अच्छी बात है, बच गया। तो अब ये वाला पार्ट और ये पूरी बैक्टीरिया, मतलब कई सारे मान लीजिए हैं, ढेर सारे होते यहाँ पर, इन सबको इस परख नली में डाल दिया गया, इसमें डाल दिया गया परख नली पूरे को, पूरे कल्चर मीडियम को इसमें डाल दिया गया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये हो गया इसमें, अच्छा जैसे हम लोग मथनी जानते होंगे, मथनी में क्या होता है, घर में देखिए खासकर यादव लोग के यहाँ ऐसा होता होगा कि खैलर होती ना, खैलर घर गांव में, तो उसमें क्या होता है जैसे मथनी मारते हैं, उसको मट्ठा बनाते हैं, उसी तरह से क्या कर दिया गया, इसको खूब बढ़िया से मिला दिया गया, खूब अच्छे से मिलाया गया। जब इसको मिला दिए तो अब ध्यान ये देना है आपको कि जो वायरस पार्टिकल होता है वो बैक्टीरिया से कुछ हल्का होता है और बैक्टीरिया कुछ भारी है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, जैसे ये बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोट है, ये बैक्टीरिया है, इसमें बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोट है, ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया क्या होती है, थोड़ी बैक्टीरियोफेज से भारी होती है। जब इस मथनी में इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, इस प्रणाली में घुमाया गया, मिलाया गया बिल्कुल एक साथ, तो बाद में देखा गया एट लास्ट में जो नीचे की साइड में, मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, नीचे की साइड में पैलेट पे यहाँ पर बैक्टीरिया नजर आने लगे, ऐसे यहाँ पे बैक्टीरिया, मतलब कई सारी मान लीजिए बैक्टीरिया बन गई हैं। बैक्टीरिया नीचे, क्योंकि ये भारी है, जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा तलहटी पे, और जो हल्के मटेरियल होंगे वो ऊपर नजर आने लगे, ऐसे ऊपर तैरने लगे। अब जब ऊपर, तो बाद में जब इसकी ऑब्जर्वेशन किए, परीक्षण किए, इसके बारे में अध्ययन किए, तो यहाँ पर क्या हुआ
ऊपर जो है रेडियो एक्टिविटी, अब जैसे हमें ये देखना है, ऊपर तो रेडियो एक्टिविटी दिखी, रेडियो एक्टिविटी जो है वो ऊपर यानी सुपरनेटेंट यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है विलयन का या माध्यम का, ऊपर तो आपको रेडियो एक्टिविटी शो की, मतलब दिखाई पड़ा। दिखाई पड़ने का मतलब ऊपर कौन था, ये हल्का पार्ट, ये वाला, क्योंकि बैक्टीरिया तो भारी होती, बैक्टीरिया नीचे बैठ गई। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी अगर दिख रही है, इस यानी कोई चमकीला पदार्थ दिख रहा है, तो इसका मतलब वो चमकीला पदार्थ कौन था, सल्फर वाला था। सल्फर भी रेडियो एक्टिव मीडियम में इनको ग्रो करवाया गया था बैक्टीरियोफेज को। अगर इनसे करवाया गया था तो इसका मतलब ये ऊपर कौन आया, बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोट आया है। तो प्रोटीन कोट यानी कि यहाँ पर जो है वो प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये नीचे पैलेट पे, उस पर क्या हुआ, उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आनुवांशिक पदार्थ जो बैक्टीरिया के अंदर आया था इस बैक्टीरियोफेज से, वो तो यहाँ पे आया है, ये तो गया नहीं। तो इसमें सल्फर था, तो सल्फर इसका मतलब जो अंदर गया है वो कौन है, डीएनए है, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल जो जाएगा वही कहा जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला गया, इसमें रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई, नहीं दिखी। तो इसका मतलब जो है प्रोटीन तो यहाँ से तय हो गया कि प्रोटीन भाई जेनेटिक मटेरियल हो नहीं सकता, क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन गया ही नहीं है। गया कौन है, दूसरा वाला पार्ट, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी बाहर शो कर रही है। अब इसमें क्या हुआ, आइए इधर देखते हैं, सेम प्रोसेस। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो, यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल कैसे था, रेडियो एक्टिव था पहले से, क्योंकि आपने फास्फोरस में, फास्फोरस किसके पास होता है, इसके पास, जेनेटिक मटेरियल के पास, ना कि प्रोटीन कोट के पास। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर आया, तो जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, खूब ब्लेंड घुमाया गया, मथनी जैसे खूब घुमा दिया गया इसको, खूब राउंड ऐसे करके, तो जो हल्का पार्टिकल था, हल्का पार्टिकल कौन था, वायरस का, भारी पार्टिकल कौन था, बैक्टीरिया का। जो भारी था वो नीचे बैठ गया, जो हल्का था वो ऊपर आ गया। तो जब इसका परीक्षण किया गया, इसको देखा गया, समझा गया, तो उस समय क्या हुआ यहाँ पर कि ये अब जो रेडियो एक्टिविटी है वो नीचे शो कर रही है। रेडियो एक्टिविटी वो इसके पैलेट पर, यहाँ पर तलहटी पर, इस नीचे शो कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, नीचे कौन था, नीचे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर आया था जेनेटिक मटेरियल। तो अब जो बैक्टीरियोफेज शुरुआत में था, ये बैक्टीरियोफेज, इसको हमने किससे लेबल्ड किया था, फास्फोरस से, फास्फोरस 32 से। तो ये अब अगर ये फास्फोरस 32 से लेबल्ड था, तो बैक्टीरियोफेज के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर यही प्रवेश किया है जेनेटिक मटेरियल। तो अब जो बैक्टीरिया नई ग्रो की है, नई इसमें कई सारी बैक्टीरिया बनी हैं, उन सब में रेडियो एक्टिविटी शो कर रही है, मतलब दिख रही है, चमकीला कुछ नया जेनेटिक मटेरियल नजर आ रहा है, ऊपर नहीं नजर आ रहा है। ऊपर कौन है, ऊपर भाई प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा फास्फोरस को। तो इससे ये साबित हुआ यहाँ पर कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन होता है। इस बात से यहाँ पर अब ये पूर्ण रूप से निश्चित मान लिया गया है कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा है या होता है वो डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन होता है।